नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में सीएम मनोहर लाल ने कर्जे को लेकर जवाब दिया। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण समेत कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बातचीत रखी। हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने परसों जो सेशन के बाद बिल भी करेंगे, बिल तो अंतिम काम है, विधायी कार्य है, बीच में मुझे अपना उत्तर देना है। हाँ, मैं छोटा ही करूंगा, आप नहीं बोलेंगे तो बहुत छोटा करूंगा। हाँ, मैं तो इतना बताना चाह रहा हूं कि उस समय एक बात कही गई कि प्रदेश के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट का नाम लेकर के कहा गया कि 2022 की रिपोर्ट में 4,15,000 रुपए का जो स्टेट के ऊपर डेट है, जो कहीं भी तथ्य के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 2022 की जो रिपोर्ट है, 21-22 का जो ऋण है उसको प्रदर्शित करती है। उस रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि ये फैक्ट है, मैं सबके सामने रख रहा हूं, कोई भी उसको देख सकता है, उसमें 2,39,000 पब्लिक डेट लिखा है। जबकि हमारे अकाउंट्स में जो फाइनल अकाउंट बने हैं, हालांकि 1 साल के बाद इसका रिकंसिलेशन होता है, उसके अंदर ये 2,27,697 करोड़ है। 12,000 करोड़ का अंतर दिख रहा है, वो अपने आप अकाउंट वाले करेंगे, लेकिन 2,27,000 या 2,39,000, इसको अगर 4,15,000 करोड़ कहा जाएगा तो एक मिस, जिसको कहना इंफॉर्मेशन है, इसका जो लोगों में मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं है। अपने प्रदेश की स्थिति हमको वही रखनी चाहिए। आखिर इसको बाकी प्रदेशों के भी लोग, देश के भी लोग ये सब पढ़ते हैं, तो ये आंकड़ा किसी भी कारण से 2,39,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जैसा हमने अपने अकाउंट बुक्स में है वो 2,27,000 करोड़ है। ये फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। और ये भी दूसरा फैक्ट है कि जितने पैरामीटर्स संवैधानिक तौर पर तैयार किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो हम अंडर लिमिट हैं। जैसा हमको इस बार डेट लेने की जो छूट थी वो क्योंकि कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया था, तो वो 40,661 करोड़ रुपया हम 20-21 में ऋण ले सकते थे, 21-22 में, लेकिन हमने इसको 30,500 करोड़ तक ही रखा। 40,661 ले सकते थे, लेकिन हमने लिया है 30,000 करोड़। 21-22 में ये 40,872 ले सकते थे, हमने 30,500 लिया। तो जो लिमिट है उससे भी कम हमने ऋण लिया है, उससे हमने काम चलाया है। ऐसे फिस्कल डेफिसिट जो लिमिट है 15th फाइनेंस कमीशन ने, FRBM जो लिमिट होती है वो रखी है 4%, लेकिन हमने उसको आज भी 2.99 पर मेंटेन कर रहे हैं, जो देश के किसी और प्रदेश में मेंटेन नहीं रखी जा रही। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसके कारण से हम इसको रखे हुए हैं। तो इस एक फैक्ट को ये मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। दूसरा एक विषय यहां उठाया गया है, गुरुग्राम जिले में कासण और उसके आसपास के गांव, जिसकी जमीन वो एक्वायर की गई थी 2009 में या 10 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो नीचे कोर्ट्स में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्विजिशन है उसको अपहेल्ड किया कि 2010 के रेट पर ही आप जो है ये जमीन जो है ये सरकार ने एक्वायर की है, ले सकते हैं। इसके अंदर एक कठिनाई पैदा क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उस समय के रेट्स थे वही रेट देने हैं, ज्यादा नहीं देने हैं। और वो रेट कैलकुलेट करने के बाद जो भी सिस्टम जो एक्विजिशन एक्ट का है, 92 लाख रुपया लगभग ये पर एकड़ का रेट बना है। कोर्ट ने आगे उस पर इंटरेस्ट देने की भी मनाही कर दी। लेकिन आज जब वहां आंदोलन हुए, हमको भी लगता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में ये रेट बहुत कम है, 92 लाख रुपया 10-12 साल के बाद उनको मिल रहा है। तो एक स्पेशल प्रोविजन वहां की जो उनके किसानों के ग्रुप्स हैं वो भी हमको मिलते रहे, धरना भी चल रहा है। तो उनसे मिलने के बाद एक निर्णय क्या, सरकार ने पॉलिसी एक बनाई है और उसमें कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जब उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपया उनको मिल जाए
ऐसी कोई एक सिस्टम बना करके उनका डिक्लेयर करेंगे। उनका मत था कि नहीं, इसको बढ़ाया जाए। अंत में हमने भी उनसे स्वीकार किया कि ठीक है, 240 से बढ़ा करके पॉलिसी स्पेशल बनाएंगे, और ये पॉलिसी स्पेशल उसी एक एक्विजिशन के लिए है, सबके लिए नहीं है। उस एक के लिए बनाने के बाद अब जो 92 लाख रुपए के अतिरिक्त, जिसमें 450 मीटर पर एकड़ ये प्लॉट भी दिया जाता है जो पहले की पॉलिसी है, हमने उसको बदल करके उसको 1000 मीटर कर दिया है, बजाय 450 के 1000 मीटर कर दिया है। और सुविधा क्या दी है कि 1000 मीटर के बाद करने के बाद भी चाहे तो उसको बाजार रेट पर बेच लें, जब भी वो डेवलप हो जाएगी तब उसको हैंडओवर करेंगे। अब उसके बदले में जो डेवलपमेंट चार्जेस लगा करके और जमीन की कीमत लगा करके जो 16,500 बनता है वो उनसे लेंगे, और जो बाजार रेट है वो बेचेंगे। तो 16,500 रुपया पर मीटर के हिसाब से उनका 92 लाख रुपया काट करके बाकी उस समय उनसे 2 साल के बाद लिया जाएगा। उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, और यदि वो चाहें तो 3 महीने बाद ये प्रमाण पत्र मिलेगा। 15 दिन में अगर वो चाहें तो उस प्रमाण पत्र को सरकार को दे करके जो उनका सर्टिफिकेट होगा, बायबैक भी सरकार कर लेगी। और उस बायबैक का जो रेट है वो भी अपने उनको बता देंगे कि आज की रेट में 34,100 रुपया कैलकुलेशन करने के बाद ये लगभग 2,67,000 रुपया, 2 करोड़ 67 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। जो 2 करोड़ 40 लाख का था उसको हमने 2 करोड़ 67 लाख रुपया पर एकड़ कर दिया है। और एक और उसमें भी जैसे एन्युटी होती है 21,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर, ये दिया जाता है, जिसमें 750 रुपया हर साल वो बढ़ता रहता है। उस इक्विटी का भी 33 साल की इक्विटी होती है, उसका हमने हिसाब लगा लिया है। अगर कोई आदमी इक्विटी भी नहीं लेना चाहता तो उसको उसका रेट 34,450 अर्थात 350 रुपया पर गज ये ज्यादा उसको मिल जाएगा। ये लगभग 3.5 लाख रुपया 1000 मीटर के ऊपर 3.5 लाख रुपया बनता है ये, और एक साथ लमसम ये उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ये सारी पॉलिसी होगी नो लिटिगेशन पॉलिसी। अगर इस पर सहमति होती है और वो इतना स्वीकार करते हैं, या तो इतना पैसा उनको मिल जाएगा, और या फिर 92 लाख प्लस 1000 मीटर बेचेंगे। उस समय 2 साल के बाद उनका वो जो 16,500 वो वापस उनको जमा कराना पड़ेगा। तो ये सारा नो लिटिगेशन। हाँ, अगर नो लिटिगेशन पॉलिसी पर नहीं आते तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 92 लाख प्लस 450 मीटर ये उनको मिलेगा। फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। ऐसी एक पॉलिसी हमने बनाई है, और मुझे लगा कि ये घोषणा यहां करने से, क्योंकि हमारे विधायक वहां के हैं श्री अपना जरावता जी ने ये विषय उठाया था, इसलिए मैंने इसको यहां बताना ठीक समझा है। एक आया है पंचायतों का कि नई पंचायतें बन के आई हैं और इनके कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जाएं ताकि उनको भी लगे कि सारे अधिकार उनके बरकरार हैं। हम बरकरार की बजाय सोचते हैं कि इन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो पैसा पंचायतों का, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका अपना पैसा होता है, या जो हमको ग्रांट इन एड देते हैं, ये सारा पैसा खर्च करने का अधिकार ये केवल उनका है। हो सकता है अभी कुछ फाइलें यहां आती हों, डायरेक्टर के पास आती हों या चंडीगढ़ आती हों, वो सारी फाइलें यहां से मंगवाना बंद करेंगे। वहीं लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को ऑटोनॉमी के नाते से उनका अधिकार पूरा वो दिया जाएगा। इसके अंदर इतना जरूर है कि पारदर्शिता बनी रहे। तो पारदर्शिता बना के रखना ये हमारा सरकार का दायित्व भी है, और जनता भी चाहती है ऐसा विषय ना हो कि जिसमें पारदर्शिता समाप्त हो जाए। तो अभी कोटेशन लेवल पर, जिसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होगा, छोटा काम कोई भी है, पंचायत रेजोल्यूशन करे या पंचायत समिति या जिला परिषद रेजोल्यूशन करे, 2 लाख रुपए तक का काम अपने कोटेशन के आधार पर कैसे कराना है, कैसे उसको चेक करना है, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन 2 लाख से ऊपर उसको काम करने के लिए जो अभी ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है, इसके माध्यम से ही वो किया जाएगा। उसके टेंडर इसमें ही डाले जाएंगे। अभी तक वो टेंडर जो डालने की प्रक्रिया थी उसको
एक्शन लेवल के ऊपर ही क्लियर किया जाता था, लेकिन अब 2 लाख से 25 लाख तक उसको सब डिवीजन लेवल पर एसडीओ ही उसको सैंक्शन दे देगा, ताकि वो एक स्थान पर आने के बजाय अलग अलग सब डिवीजन पर ये काम हो सके। बजाय 22 जिलों के जिला केंद्रों पर होने के बजाय सब डिवीजन जितने भी हैं उतने लेवल पर काम हो जाए, उसको थोड़ा स्पीड फास्ट हो जाएगी। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, हर जगह जो ग्राम पंचायत का सरपंच है, यानी बॉडी पास करेगी, पंचायत उसको पास करेगी रेजोल्यूशन, और सरपंच उसका अप्रूवल देगा। पंचायत समिति उसकी जो समिति है, बॉडी है, वो उसको पास करेगी, और अप्रूवल जो है वो चेयरमैन पंचायत समिति, ऐसे ही जिला परिषद अप्रूवल से वहीं वो करेंगे, और वहीं उनका टेक्निकल सैंक्शन जो देनी होती है वो 2 लाख से 25 लाख रुपए तक तो सब डिवीजन लेवल पर, और 25 लाख से 1 करोड़ तक एक्शन लेवल पर, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक एससी लेवल पर, और 2.5 करोड़ से ऊपर ये चीफ इंजीनियर लेवल पर आएगा। क्योंकि 2.5 करोड़ से ऊपर के काम बहुत कम होते हैं, बड़े काम होते हैं, इसलिए चीफ इंजीनियर का रोल उसमें टेक्निकल सैंक्शन के लिए रखा है। लेकिन अप्रूवल वहीं पर उनके चेयरमैन और सरपंच ये सब करेंगे, उसमें हम नहीं करेंगे। अब विषय आता है कि कहीं कहीं उनका जो अपना बजट है वो विकास के कामों में कई बार कम पड़ जाता है। तो कम पड़ता है क्योंकि उनका निश्चित बजट है, चाहे उसमें फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंस कमीशन का हो, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का हो, उनकी अपनी इनकम हो, या स्टैंप ड्यूटी में से पैसा मिलेगा, या उनके कहीं लीज बनी होती है, ठेका होता है, ये इनकम आती है। जो इनकम आती है वो सारा खर्च करने का अधिकार उनका। अगर कहीं कम पड़ता है वो फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, या एचआरडीएफ की ओर से, या कुछ अन्य जो रिजर्व फंड हमारे किसी स्कीम के होंगे, उस स्कीम में से ऑन डिमांड उनको दिए जाएंगे। ऑन डिमांड दिए जाएंगे तो उनके जो छोटे काम हैं, 25 लाख रुपए तक के जो काम हैं, उनको कराने के लिए उनको मिलेगा। 25 लाख से ऊपर का कोई काम है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उसका जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा कि उसकी अप्रूवल और उसकी सैंक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकारी देंगे। ये काम चूंकि उनका अपना पैसा, हम एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 25 लाख से नीचे वाले काम, उसको तो उसी पैटर्न पर कराएंगे जो उनका अपना पैसा। 25 लाख से ऊपर के काम स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे 25 से 1 करोड़ रुपया सीओ जिला परिषद अप्रूव करेगा, एक्शन उसकी सैंक्शन देगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक डायरेक्टर पंचायत ये अप्रूवल देगा, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो उसका सैंक्शन करेगा। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। इंजीनियर ईआईसी, या जहां ईआईसी जिस डिपार्टमेंट में नहीं होते, और डिपार्टमेंट में ऐसे हम कर रहे हैं, वहां चीफ इंजीनियर वो जो है उसका टेक्निकल सैंक्शन देंगे। 5 करोड़ से 10 करोड़ मंत्री डिपार्टमेंट के वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे, और ईआईसी और चीफ इंजीनियर वो उसके सैंक्शन देंगे। और 10 करोड़ से ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आएगा, और टेक्निकल सैंक्शन इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर वो देंगे। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रावधान है वो किए गए हैं, और मैं समझता हूं इसके अंदर हमने जितनी भी ऐसी पावर्स हैं जो पंचायतों को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति, अथवा ऐसे ही पैटर्न एक बनाएंगे, उसके शायद अमाउंट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद उसका भी एक पैटर्न बना दिया है। ध्यान यही रखा है कि जो पैसा उन संस्थाओं का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और कोरोना ने एक बार फिर से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, तो भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा की मनोहर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। कोरोना की अगर बात की जाए तो उसके संभावित खतरे से निपटने के लिए मनोहर सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, और इसके लिए प्रदेश भर में मॉक ड्रिल भी की गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है।
भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आम लोगों में चिंता है और केंद्र की मोदी सरकार भी इसे लेकर अलर्ट हो गई है। वहीं केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि किसी भी तरह के संभावित खतरे से आसानी से निपटा जा सके। इसलिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल भी की गई। इसके लिए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद पंचकूला के नागरिक अस्पताल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री अनिल विज की उपस्थिति में नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल की यानी सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको चेक किया जाए और देखा जाए कि सब ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। यहाँ का देखा है और पोर्टल है जो यहीं से ही सारे हरियाणा का देखा जा सकता है। वो 4 बजे तक एंट्रियाँ भरनी है, काफ़ी हॉस्पिटल्स ने भरनी है। वो मैंने ऑक्सीजन की कोई कमी है, दवाइयों की कोई कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास हर जिले में RT-PCR मशीन है टेस्टिंग के लिए। 22 जिले हैं, 26 मशीनें हमारी फंक्शनल हैं। हमारे पास PSC प्लांट है, 50 बेड से अबव जितने अस्पताल हैं सारों में हमने PSC प्लांट है। 101 PSC प्लांट हमारे फंक्शनल हैं। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे पास सिलेंडर्स हैं। सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। तैयारियाँ, किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जी, हमने सारी तैयारी। सर सिचुएशन क्या है अभी, क्या कितने मरीज हैं, कुछ है? नहीं, अभी तो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अगर हम तैयार रहेंगे तो हम इस दुश्मन से लड़ेंगे। तो जनता के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं? जनता के लिए ये है कि जो कोविड की प्रोटोकॉल है उसका सब पालन करें, खुद पालन करें। ये ना सोचें कि कोई आगे कोई जबरदस्ती करके करवाए। वहीं इससे पहले ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के आदेश दे चुके हैं और साथ ही अधिकारियों से कोरोना के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट फॉर्मूले को भी फॉलो करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ही अंबाला में भी नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। मनोहर सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों पर अस्पतालों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया। इस मौके पर डिप्टी PMO विनय गुप्ता और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर राकेश सहल अपने स्टाफ समेत इमरजेंसी वार्ड सहित जनरल वार्ड को भी उन्होंने चेक किया और वहां की सफाई व्यवस्था के साथ अस्पताल में प्रयोग होने वाली सभी प्रकार की दवाइयों को चेक किया गया। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया और नए बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा गया। के उस मॉक ड्रिल के तहत ये सभी आज राउंड हो रहा है कोविड की प्रिपरेशन चेक करने के लिए। तो हमने इमरजेंसी देखी है, फुल ओपीडी हमारा सैंपलिंग एरिया देखा, PSC प्लांट देखा और हम ये ऑक्सीजन जो हमारी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है इसका जगह पे हम आए। ये आपके सामने 5 टन इसकी टोटल कैपेसिटी है और उसके अंदर जो ये हमारे पास आइनॉक्स जो एक कंपनी है उसके थ्रू हम टेंडर से इसको लेते हैं और उसका ईयरली टेंडर होता है। तो पिछली बार भी हमारा प्राइमरीली यही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यूज़ की जाती है सभी पेशेंट्स के अंदर। अगर इसकी भी कमी पड़ जाती है, हालांकि पिछली बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें किसी कमी का सामना करना पड़ा हो, तो बाद में स्टैंड बाय फैसिलिटी के लिए PSC प्लांट जो PM केयर्स के अंदर लगा हुआ है। अस्पताल की सीनियर नर्सिंग अधिकारी बाला शर्मा ने बताया कि सरकार के आदेश पर उन्होंने अपने वार्ड में पूरी तैयारी कर ली है। आज मॉक ड्रिल थी सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में, तो उसके तहत मास्क लगाने के लिए सबको कहा गया है और सबने मास्क अपनी ड्यूटी पे प्रॉपर लगा रखे थे। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है जिससे पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। सफाई हमारी टाइम टू टाइम चल रही है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट्स में तो है ही है। जहाँ भी गंदगी दिखती है दोबारा फिर सफाई करवा दी जाती है। पूरे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, फिनाइल है, जैसे हाइपोक्लोराइड हैं, जो बिल होते हैं हॉस्पिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उसके अनुसार फॉलो किया जा रहा है। वहीं करनाल में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की और सिविल सर्जन योगेश शर्मा करनाल जिले के नागरिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना के मामलों से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या हमारा अस्पताल
कोरोना की इस लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं। एक मरीज़ को हमने एक सूडो मरीज़ को लिया है हमने और उसके साथ हमने ड्रिल की है। हमारा सिविल अस्पताल करनाल इस कोरोना की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे सभी कर्मचारी और सभी अधिकारी इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से सजग हैं और पिछले सालों की तरह इस बार भी वो पूरे जोश के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारे अस्पताल में जैसे आप सबको मालूम है कि हमारे अस्पताल के 200 के 200 बेड जो हैं ऑक्सीजन से उनके ऊपर ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। हमारे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो दोनों के दोनों फंक्शनल हैं और हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं इसके अतिरिक्त रिजर्व में। तो हर तरह से वार्ड हमारा जो आईसीयू वार्ड है वो पूरी तरह से तैयार है और हमारा स्टाफ इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कारण बन रहा है उसका एक वाल्व थोड़ा सा काम कर रहा है उसका और कंपनी तक उसको कल मैसेज भेज दिया गया था। आज उम्मीद है कि दोपहर तक शाम तक वो कंपनी का कर्मचारी आएगा और उसको ठीक कर देगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो प्लांट चला के देख लिया था। प्रेमिसेस में पूरे में कंपलसरी किया हुआ है। जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए मास्क लगाना कंपलसरी है। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसको हम देखेंगे और उसको समझाते हुए एक्शन भी लेंगे उसके खिलाफ जरूरत पड़ी तो। देश में एक मॉक ड्रिल करी जा रही है जो कि बेसिकली अपनी प्रिपेयर्डनेस है जो कोविड को बढ़ते हुए केसेस को देख के है जो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं। अभी कोई भारत में ऐसे कोई यहाँ हरियाणा में पर्टिकुलर कोई इस तरह का कोई केसेस नहीं है बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका संज्ञान लेते हुए इसके बारे में अपनी प्रिपेयर्डनेस को एक ध्यान में रखते हुए सारी आज की मॉक ड्रिल सभी हॉस्पिटल्स में हम करवा रहे हैं जिसमें बेसिक एम उसका ये है कि हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है जो हमने पिछले कोविड के दौरान सारा इक्विपमेंट चाहे वेंटिलेटर हो चाहे उसके बीपैप सीपैप बाईपैप मशीन्स हैं या और हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उन सभी की जो कार्य कर रहे हैं प्रॉपर उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सारी चीज़ प्रिपेयर्डनेस को देखते हुए आज के डेट में सारा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसी के चलते आज यहाँ पे विज़िट की गई है। सर कोई खामियां पाएगी? जैसा आप सबको पता है कि जितने कोविड के दौरान हमारा जो प्राइमरी हॉस्पिटल रहा है वो हमेशा कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहा है बट बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसको भी हम पूरी तरह इस बार तैयार रखेंगे और हमारा जो आईसीयू है चाहे वो अडल्ट आईसीयू है पेडियाट्रिक आईसीयू है हमारे जो 2 प्लांट जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं वो सारे जो हैं अभी पूरी तरह ठीक कार्य कर रहे हैं। एक प्लांट में थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो उसके लिए बोला गया है जो इंजीनियर है वो 1 दिन में उसको ठीक कर देंगे। बाकी पूरी तरह प्रिपेयर्डनेस है कि जहाँ हमारे कंज्यूमेबल्स हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास इस वक्त उपलब्ध हैं। मेडिसिन एज एंड व्हेन कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसी वक्त इमीडिएटली जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो भी प्रिकोर कर ली जाएगी। तो आपातकालीन 5 बेड्स हैं वो हमने इसके लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया है आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया जो कि और साथ में ऑक्सीजन सपोर्ट उन सभी बेड्स के ऊपर उपलब्ध हो चाहे वो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हों वो सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह भी कोई डरने वाली या पैनिक होने वाली बात नहीं है। करनाल की बात करें तो लगभग पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा में कोई भी किसी तरह का पॉजिटिव केस नहीं आया। हमारी रेगुलर सैंपलिंग अभी भी जारी है। लगभग 200 से 250 के टेस्ट जो RT-PCR को डेली किए भी जा रहे हैं और कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है और ज़िले में भी किसी तरह का भी कोई एक्टिव केस अभी नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के खतरे के मद्देनजर फरीदाबाद जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही इस बात को लेकर भी जिले के DC विक्रम सिंह ने सभी केंद्रों पर स्थिति का जायजा लिया। जिले में लगभग 37 बेड की उपलब्धता करवाई गई और साथ ही ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध बताए गए। फरीदाबाद जिले में भी हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो इसके तहत जितने भी हमारे अस्पताल हैं लगभग 80 अस्पताल का डेटा हमने अभी अपलोड कर दिया है और शाम 5 बजे तक सारा कर देंगे। तो इसके तहत जितनी भी हमारी तैयारियां हैं जैसे चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे बेड्स की हो चाहे दवाइयों की हो चाहे अलग से कोविड का एरिया बनाने की हो तो वो सारी तैयारियों का हम जायज़ा ले रहे हैं और ज़रूरी अगर कोई वेव आती है तो उससे पार पाएंगे। परंतु मेरे आपके माध्यम से लोगों से अपील है
कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और साथ ही अपनी बूस्टर डोज या बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगनी है उनको ज़रूर लगवाएं। तो बिल्कुल ही पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रिकॉशंस अपने सारे लेकर रखें कि जैसे मैंने बताया कि चाहे बूस्टर डोज हो या वैक्सीनेशन हो या फिर अपनी सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क का प्रयोग हो, तो वो सारे प्रिकॉशंस आप लेके रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सीवियर अगर रहेगी अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेके रखें। पलवल में भी कोरोना के संभावित खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की। बंद पड़ी यूनिटों को फिर से शुरू किया गया और आज से कंट्रोल रूम की शुरुआत भी कर दी गई। मुख्य सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर खुद इसकी देखभाल कर रहे हैं। निजी अस्पतालों से भी उनके बेड और ऑक्सीजन को लेकर के जानकारी ली गई। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नया वेरिएंट जो चीन में कोहराम मचा रहा है उसका अभी तक पलवल में कोई अभी केस नहीं निकला है, लेकिन उसके लिए तैयारियां भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार कर दी गई, पूरी कर दी गई है। उसके लिए जैसे कि पिछली बार कोरोना में जो हमारी तैयारी थी उसी की स्ट्रीमलाइन करके उसको थोड़ा और बेहतर बनाया गया है। हमने अब फिलहाल आईसीयू में बेड जो है वो अच्छी तरह से कार्यरत कर दिए हैं और जो हमारा पोर्टा है उसमें भी हमने एमएस से जो हमारे सिविल हॉस्पिटल के हैं उनको कह दिया कि इनको तुरंत इनको क्रियान्वयन कीजिए। इसके अलावा दवाइयों की कोई कमी नहीं है। दवाइयों के लिए ऑक्सीजन के लिए हमने अभी फिलहाल एक और कंपनी से हमने उन्होंने टेंडरिंग की है ताकि वो हमें सप्लाई आराम से मिल सके ऑक्सीजन की। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो जैसे प्लांट है कि नागरिक अस्पताल पलवल में और एक होटल में, वो भी दोनों क्रियाशील है और उन पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हरियाणा के सभी जिलों में नागरिक अस्पतालों, पीएचसी और पीएचसी में आज एक साथ कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गुरुग्राम में अभी तक अगर मैं नए वेरिएंट की बात करूं तो कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और प्रतिदिन हम अभी भी 2000 के आसपास जो है हम टेस्टिंग कर रहे हैं गुरुग्राम में और हमारी पॉजिटिविटी 0.1% के आसपास है और एज ऑन टुडे हमारे पास सिर्फ 16 एक्टिव केस हैं और इस माह में पिछले 27 दिनों में सिर्फ 47 केसेस जो हैं वो टोटल गुरुग्राम में रिपोर्ट हुए। गुरुग्राम की बात करूं सर, अभी कितने हॉस्पिटल में आप विजिट करके आए हैं? और मैं सामान्य अस्पताल की बात करूं, अब यहाँ कहीं ना कहीं आपने औचक निरीक्षण भी कह सकते हैं इसको ये किया है, कितने तैयार? कुल मिलाकर आज हमने 3 हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की है और गुड़गांव के कुल मिला के 70 के करीब हॉस्पिटल जो हैं जो कोविड ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहेंगे। यदि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है उन सभी का डेटा अपलोड किया जा रहा है, वो आज शाम 5 बजे से पहले कर दिया जाएगा। बेड्स सर अब हैं गुरुग्राम में? यदि 6000 के आसपास गुड़गांव में बेड है। तो अब हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटलों को क्या गाइडलाइंस दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, कितने आईसीयू बेड अब स्वास्थ्य विभाग के? स्वास्थ्य विभाग के पास कुल मिला के 370 जो हैं वो बेड्स टोटल अवेलेबल हैं और आईसीयू बेड्स हमारे पास 20 हैं इस वक्त और सारे वेंटिलेटर युक्त हैं। प्राइवेट में तकरीबन 1400 के आसपास जो हैं आईसीयू बेड्स हैं और 900 के करीब उनके पास। ऑक्सीजन की जो सेकंड वेव में कहीं ना कहीं किल्लत झेलनी पड़ी लोगों को, उनकी जान भी गंवानी पड़ी, उसको लेकर क्या इंतजाम या व्यवस्था? ऐसी नौबत अब नहीं आएगी क्योंकि न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं बल्कि पीएसए प्लांट्स भी अब एडिक्वेट मात्रा में और हमारे पास ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक बॉटलिंग यूनिट भी है। जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से भी हम प्रतिदिन 100 से 200 सिलेंडर जो है वो भर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है सर। और बूस्टर डोज की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं लोग अभी उसकी तरफ अपना रुझान कम करें। हाँ, लोगों से अपील यही करेंगे कि जितना संभव हो सके अपनी बूस्टर डोज लगवाएं ताकि दूसरे देशों की तरह भारत में कोविड का संक्रमण ना हो। इस मॉक ड्रिल को करने का मकसद साफ है। हरियाणा की मनोहर सरकार कोरोना के संभावित खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहती और संभावित खतरे से निपटने के लिए पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनएचएम का वर्ष 2023 का कैलेंडर भी लॉन्च किया। तो हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।